हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, साइंस की क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। पिछले सेशन में हमने पाचन तंत्र परिसंचन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर लिया। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसका यूज़ क्या है, और साथ ही साथ में हमने देखा था कि जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो प्रत्येक जीव में कितने कोष्ठ का बना होता है, उन सब के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। अब उससे आगे हम देखते हैं कि कैसे मानव के शरीर में हृदय जो है कार्य करता है, कैसे रक्त आता है। कल हमने बात भी की थी कि भाई जो हृदय होता है उसके इस वाले भाग में, कौन से वाले भाग में भाई, दाहिने वाले भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, और जबकि बाएं वाले भाग में हमेशा कौन सा रक्त होता है भाई, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये सब कुछ कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे कि कैसे रक्त को लेके आया जाता है और कैसे फेफड़ों तक रक्त पहुंचता है, उसमें ऑक्सीजन मिलती है, फिर वो ऑक्सीजन युक्त रक्त दाएं भाग में बाएं भाग में आएगा, बाएं भाग से शरीर के सभी अंगों तक, अंगों की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। इसके बारे में कल चर्चा कर। ठीक है, चलिए अब देखो, मानव शरीर के हृदय से रिलेटेड कुछ एक बातें और हैं। जैसे आज हम क्या देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नलिकाएं हैं जो रक्त को लेके आएगी। तो देखो, पहली चीज कि मानव शरीर का जो ये हृदय होता है, ये 4 चेम्बर का होता है, मतलब 4 कोष्ठीय होता है भाई। 4 कोष्ठीय होता है ना, 4 कोष्ठीय है तो इसके 4 चेम्बर है, और 4 चेम्बर अलग अलग प्रकार के। चारों चेम्बर के बारे में हम बात कर ही चुके थे कि भाई ये तो होता है राइट एट्रियम। ये तो क्या होता है भाई, राइट एट्रियम यानी दाया आलिंद होता है। ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल यानी दाया नीले होता है। ये आपके लेफ्ट एट्रियम यानी बाया आलिंद होता है। ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल यानी जो है बाया नीले होता है। अब ये जो 4 कोष्ठीय हृदय है, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एक चीज, क्या चीज की बात करेंगे कि देखो, यहाँ मैं एक चीज बनाऊंगी, यहाँ मैं क्या करूंगी कि कुछ नलिकाएं बना रही हूँ कि कौन कौन जो है रक्त लेके आती है। एक चीज ध्यान रखना कि इसके जो मतलब जो आलिंद होते हैं, उस आलिंद के अंदर जो है रक्त को, मतलब आलिंद जो है ना, इसमें हमेशा रक्त आता ही है। आलिंद के अंदर रक्त लेके आते हैं ना। आलिंद के अंदर जो नलिकाएं रक्त लेके आती है, आलिंद के अंदर जो नलिकाएं रक्त लेके आती है, दोनों आलिंद में, वो तो होती है शिरा। क्या कहलाती है भाई, शिरा। इन दोनों आलिंदों में जो रक्त लेके आएगी वो नलिकाएं होती है शिरा, जिसे हम कहते हैं वेंस। और नीचे जो ये दोनों नीले हैं, इन दोनों नीलों से जो रक्त को लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी भाई, रक्त को। देखो यहाँ पर एक चीज बताती हूँ मैं। आज तक हमने अभी तक के जैसे धमनी और शिरा, रक्त में 2 नलिकाएं होती है, धमनी और शिरा, 3 होती है वैसे तो, रक्त केशिकाएं भी होती है। धमनी जिसे कहते हैं आर्टरीज, क्या कहते हैं भाई, आर्टरीज कहते हैं। धमनी यानी क्या होता है भाई, आर्टरी। ठीक है, अब शिरा की मैं अगर बात करूं तो शिरा का मतलब होता है वेन। क्या होता है शिरा का मतलब भाई, वेन होता है। ठीक है, तो धमनी यानी तो आपकी क्या हो गया, आर्टरी, और शिरा यानी वेन। इनको अभी तक अपन ने कैसे पढ़ा है, इनको अभी तक अपन ने इस तरीके से पढ़ा है कि शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। इसी तरीके से पढ़ा है हमने इसको कि धमनी में शुद्ध रक्त होगा और शिराओं में अशुद्ध रक्त होगा, यही पढ़ा ना। लेकिन इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, शरीर के सभी अंगों से रक्त को हृदय के पास लेके आती है, वो होती है शिरा। ठीक है, इसको इस तरीके से समझना है हमें, है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारे लिए इजी भी पड़ जाएगा, फिर हमें समझ में भी आ जाएगा कि किस में अशुद्ध है, किस में शुद्ध है। जब हम ऐसे इस चीजों को रट लेते हैं ना कि धमनी में शुद्ध रक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त, तो पेपर में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको ऐसे रटने की बजाय आप समझ लो भाई, शिरा या वेन कौन सी नलिकाएं है जो अंगों से रक्त को, कौन से रक्त को, अशुद्ध रक्त को। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसमें CO2 मिक्स होती है। ठीक है, अंगों से इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके आने का काम, हृदय तक लेके आने का काम, अंगों से रक्त को हृदय तक लेके आने का काम होता है किसका भाई, शिराओं का। ठीक है, तो रक्त देखो, रक्त जो है मतलब रक्त को हृदय तक लेके आने का काम शिरा का हो गया। लेकिन हृदय से प्योर रक्त को, प्योर रक्त की बात करूं, प्योर ब्लड की बात करूं, तो शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त कौन सा होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली होगी। ठीक है, तो मतलब धमनी, धमनी का काम क्या हो गया, हृदय से, हृदय से
रक्त को कहाँ ले जाना, हृदय से रक्त को अंगों तक भेजना। ठीक है, तो एक एक नलिका तो क्या काम कर रही है, रक्त को हृदय तक लाने का काम कर रही है, वो तो है शिरा है। और एक नलिका कौन सी है जो रक्त को हृदय से अंगों तक भेजती है ना, हृदय से बाहर भेजती है, वो कौन सी होगी, वो हो गई धमनी या आर्टरीज। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, यहाँ दोनों आलिंद में भी मैंने नलिका बनाई है। ये दोनों नलिकाएं क्या है भाई, शिरा है। ये दोनों नलिकाएं क्या है, शिरा है। शिरा या जिसे हम कहेंगे वेन, क्या कहेंगे भाई, वेन कहेंगे। ठीक है, चलिए, और नीचे जो दोनों नीले हैं इनमें मैंने बनाई है धमनियाँ। क्या बनाई है, धमनी। ठीक है, ये क्या है भाई, धमनी जिसे कहते हैं आर्टरीज। क्या है ये, धमनी है जिसे कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना, ये जो आलिंद होते हैं इनकी जो दीवारें होती है ना, इनकी चलो एक चीज और कि भाई देखो, अब पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शिरा क्या करती है, अंगों से रक्त को हृदय तक लाती है। ठीक है, धमनी क्या करती है, हृदय से रक्त को अंगों तक लेके जाती है। ठीक है, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। शिराओं में हमेशा कैसा होता है भाई, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अपवाद या एक्सेप्शन का क्या मतलब कि भाई ऐसी शिरा जो अशुद्ध रक्त लाने की बजाय हृदय के पास क्या लेके आती है, शुद्ध रक्त। देखो, इससे पहले जब अपन ने डायग्राम, पिछली क्लास में जब अपन ने डायग्राम देखा था तो अपन ने पढ़ा था कि महाशिरा तो क्या करेगी, पहले मैं उसका बता देती हूँ कि कौन सी शिरा है ना, ये होती है या ये वाली जो शिरा है, ये क्या करेगी, अंगों से रक्त को लेके आएगी इस दाएं आलिंद में। किस में लाएगी, दाएं आलिंद में। ठीक है, फिर दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। दाएं नीले से ये रक्त कहाँ जाता है, ये जाता है फेफड़ों के पास में, और फेफड़ों से इसमें क्या मिला जाती है, ऑक्सीजन। फिर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यानी कि शुद्ध रक्त जो होता है, उसको एक शिरा कहाँ लेके आएगी, बाएं आलिंद में। तो जो शुद्ध रक्त लेके आने वाली शिरा है भाई, वैसे तो सभी शिराओं में, हमारे शरीर में जितनी भी शिराएं हैं, जितनी भी वेंस है, उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एकमात्र एक शिरा अपवाद है, और उस शिरा का नाम क्या है, उसको कहते हैं फुफ्फुसी शिरा। इसको फुफ्फुसी शिरा क्यों कहेंगे, क्योंकि भाई फेफड़ों से संबंधित है। भाई फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके आ रही है ना, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके आ रही है, तो इसको फुफ्फुसी शिरा कहते हैं। भाई ये जो, इसको फुफ्फुसी शिरा कह दो या इसको कह दो प्लमनरी वेंस। प्लमनरी शब्द जो है ना, पल्मोनेरी शब्द जो होता है, पल्मोनेरी शब्द ये बेसिकली फेफड़ों से संबंधित शब्द ही है, और ये फेफड़ों से ही शुद्ध रक्त को लेके आती है ना, तो इसलिए तो इसको क्या कहते हैं भाई, फुफ्फुसी शिरा। क्या कहते हैं, फुफ्फुसी शिरा या प्लमनरी वेन। तो आपको याद रखना है कि शिराओं में बेसिकली अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा है जो कि अपवाद है, ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेके आती है, और वो शिरा, उसका नाम क्या है भाई, फुफ्फुसी शिरा। क्या नाम है, फुफ्फुसी शिरा, प्लमनरी वेन। ठीक है, चलो अब इसके अपोजिट देखो कि भाई धमनी जो है ना, धमनियों में हमेशा कौन सा रक्त बहता है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एकमात्र धमनी भी यहाँ पर अपवाद है, और वो धमनी कौन सी होगी भाई, फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी धमनी क्यों, क्योंकि ये क्या करेगी, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाएगी, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाएगी, तो इसको कहते हैं फुफ्फुसी धमनी। अब देखो, ये धमनी भी फेफड़ों तक रक्त को पहुंचा रही है, अशुद्ध रक्त को पहुंचा रही है, तो फेफड़ों से संबंधित हो गया ना, तो यहाँ इसको भी हम क्या कहेंगे, प्लमनरी, यहाँ पे इसको भी हम कहेंगे प्लमनरी आर्टिस। क्या कहेंगे भाई, प्लमनरी आर्टिस। ठीक है, एक तो प्लमनरी आर्टिस यानी फुफ्फुसी धमनी, और फुफ्फुसी शिरा, ये दोनों ही क्या है भाई, ये दोनों ही अपवाद है। धमनियों में बेसिकली शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र फुफ्फुसी धमनी जिसे प्लमनरी आर्टिस कहते हैं, ये अशुद्ध रक्त को क्या कहती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त हमेशा बहता है, लेकिन एकमात्र अपवाद कौन सी शिरा, फुफ्फुसी शिरा, जिसे प्लमनरी वेन भी कहते हैं, और ये क्या करती है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेके आती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलो, और इनको फुफ्फुसी क्यों कहेंगे, फेफड़ों से संबंधित है, मतलब फेफड़ों में कुपिकाएं होती है, एल्विलाई होती है, उसी के द्वारा ऑक्सीजन, और ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसफर की जाती है रक्त के अंदर, तो इसलिए इसको फुफ्फुसी मतलब फेफड़ों से संबंधित इसलिए शिरा और फुफ्फुसी धमनी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे देखो, अब आगे क्या है, ये जो दाया भाग है, मतलब सॉरी, ये जो ऊपर का भाग है हृदय का, तो हम क्या कहते हैं, दाया आलिंद और बाया आलिंद। ठीक है, ये दाया आलिंद और बाया आलिंद की जो ये दीवारें होती है, ये दीवारें बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। दीवारें बहुत पतली होती है, तो इनका आयतन जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हृदय में, मानव शरीर के हृदय में कि जो आलिंद है, इन आलिंद का आयतन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है,
कि रक्त के ऊपर दबाव कम पड़ता है ना, रक्त के ऊपर दबाव कम पड़ता है। लेकिन जैसे ही रक्त इन आलिंदों से इन नीलों में प्रवेश करता है तो नीले की दीवारें क्या होती है, नीले की दीवारें थोड़ी चौड़ी होती है। नीले की दीवारें ये चौड़ी होती है ना, तो इनका आयतन क्या होता है, कम होता है। तो नीलों से रक्त जो है ना वो बहुत ही फास्टली, बहुत ही ज़्यादा फास्टली जो है मतलब निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना आलिंदों का आयतन कम होता है जबकि नीलों का आयतन ज़्यादा होता है, क्योंकि नीले की दीवारें जो है वो चौड़ी ज़्यादा होती है, तो दबाव क्या करती है, ज्यादा लगाती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखो, ये तो आपने पढ़ लिया। अब देखो इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर के हृदय में सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा कोष्ठ होता है दाया आलिंद। सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है भाई, सबसे बड़ा कोष्ठ होता है दाया आलिंद। सबसे बड़ा कोष्ठ दाया आलिंद यानी कि राइट एट्रियम। राइट एट्रियम सबसे बड़ा कोष्ठ होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्यों होता है बड़ा अभी मैं बताऊंगी, इसका भी एक रीजन बताएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पर मैं अगर रेड कलर से कुछ बनाऊं तो समझ लेना कि वहाँ पे मैंने धमनियाँ बनाई हैं। जहाँ मैं ब्लू कलर से बनाऊं तो वहाँ समझ जाना शिरा है, क्योंकि रेड कलर का मतलब शुद्ध रक्त है ना, और ब्लू कलर का मतलब अशुद्ध रक्त, तो शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त आती है ना। तो याद रखना कि जहाँ रेड कलर में बना दूँ तो समझ लो कि वो धमनी के शिराओं के बारे में बात हो रही है, और जहाँ मैं ब्लू कलर से बना दूँ तो वहाँ समझ जाना कि शिराओं के बारे में बात हो रही है। इन दो नलकियों को आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। आगे देखो, ये तो समझ में आ गया कि भाई कौन सी शिरा अपवाद है और कौन सी धमनी अपवाद है। धमनियों में शुद्ध रक्त, लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त भेजती है, और शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुसी शिरा जो हृदय तक शुद्ध रक्त को लेके आती है। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा, आई होप सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़े। आगे देखो, आगे देखो आगे क्या है कि हम फिर से हृदय का डायग्राम बनाएंगे इसी तरीके का इजीली, क्योंकि समझने में हमेशा इजी रहे हमारे लिए, तो ये हृदय का डायग्राम हमें बार बार बनाना पड़ेगा, है ना। और एक बार में तो सारा हृदय आपका बना के समझाया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इस हृदय को समझाने के लिए, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज। चलो अभी तक आपने क्या देखा है कि भाई धमनी और शिराएं, और अरे भाई ये नहीं, वो थोड़ा हार्ड शेप है, नहीं पड़ेगा। अब सही ये बन गया। ठीक है, चलो अब आगे देखो। जो धमनी शिरा, अब जैसे कि हमने कहा कि शिराएं क्या करती है, शिराओं का काम क्या है, मैं साइड में लिखती जाऊंगी ताकि आपको हमेशा याद रहे माइंड में और रिवाइज करने में भी इजी। शिरा क्या करेगी, अंगों से रक्त को कहाँ लेके आएगी, हृदय तक। तो अब सबसे पहले हम उन शिराओं की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी शिराएं हैं जो अंगों से सारे रक्त को यानी कि अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करेगी और हृदय तक लेके आएगी, और हृदय में भी लाएगी। तो सबसे पहले कौन से भाग में लाएगी, तो ध्यान से सुनना। इस दाएं आलिंद में, इस राइट एट्रियम में 3 शिराएं जुड़ी होती है। कितनी शिराएं, 3 शिराएं। ठीक है, एक होती है अग्र महाशिरा, सुपेरियर वेना कावा, अग्र महाशिरा सुपेरियर वेना कावा। एक होती है पश्चिम महाशिरा, है ना, पश्चिम महाशिरा। ये देखो, एक अग्र महाशिरा हो गई सुपेरियर वेना कावा, एक पश्चिम महाशिरा यानी इन्फीरियर वेना कावा हो गई। ठीक है, और एक जो है इन हृदयों से, इन हृदयों की भित्तियों से भी रक्त को लेके आती है, अशुद्ध रक्त को लेके आती है। इन हृदयों की भित्तियों से भी अशुद्ध रक्त को लेके आती है। ये वाली शिरा होती है कोरोनरी साइनस। क्या होती है भाई, कोरोनरी साइनस। क्या होती है, कोरोनरी साइनस। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए एक काम, थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया वो मैं खुद ही भूल गई, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अगर मैं ब्लू कलर से बनाऊं तो इसका मतलब ये क्या है भाई, शिराएं हैं। कलर वाली सारी क्या होगी, शिरा, जिनमें क्या बहता है भाई, अशुद्ध रक्त बहता। अब देखो इस दाएं आलिंद के अंदर मैं बात करूं तो 3 तरफ से रक्त आता है। अग्र महाशिरा क्या करती है, शरीर के सभी ऊपरी भागों से रक्त को लेके, ऊपरी अंगों से रक्त को लाकर इस दाएं आलिंद में डालेगी। पश्चिम महाशिरा क्या करेगी, शरीर के सभी निचले भागों से, निचले अंगों से या दूरस्थ अंगों से रक्त को लेके आएगी और इस दाएं आलिंद में डालेगी। और इस हृदय की जो ये दीवारें हैं या इस हृदय की जो भित्तियां है उनमें भी अशुद्ध रक्त होगा। तो उन अशुद्ध रक्तों को इस दाएं आलिंद में कौन लेके आएगी भाई, ये कोरोनरी साइनस। कौन लेके आएगी, कोरोनरी साइनस। ठीक है, चलो अब देखो रक्त कहाँ आ गया भाई, दाएं आलिंद में। तो देखो ध्यान से पढ़ना,
सबसे पहले देखो रक्त परिसंचरण तंत्र में इस तरीके से भी समझा रही हूँ कि अंगों से कौन सा रक्त, तो भाई अंगों से अशुद्ध रक्त, अंगों से अशुद्ध रक्त है ना। अंगों से अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आया, दाया आलिंद में आया, दाया आलिंद में आया, ठीक है। अब दाया आलिंद में रक्त आ गया, अब क्या होगा, दाएं आलिंद में रक्त हो गया, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इस यहाँ पर दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है। कपाट कह दो या इसको वॉल्व कह दो, या एक तरीके से समझ लो कि एक गेट होता है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में भाई, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक गेट होता है। तो जैसे ही रक्त यहाँ इस दाएं आलिंद में आएगा, उसका प्रेशर पड़ेगा इस कपाट पे, इस वॉल्व पे, और ये कपाट जो है नीचे की ओर खुल जाएगा। भाई जैसे हमारे घर के डोर कैसे होते हैं, एक ही साइड खुलते हैं ना, एक ही साइड खुलते हैं, तो वैसे ये वॉल्व भी क्या होगा, इधर नीचे की ओर खुलेंगे। किधर खुलेंगे, नीचे की ओर। तो दाएं आलिंद से ये अशुद्ध रक्त, दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त अब कहाँ गया भाई, दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त इस कपाट के द्वारा होता हुआ कहाँ आ गया, इस दाएं नीले में। कहाँ आ गया भाई, इस दाएं नीले के अंदर आ गया, ठीक है। तो दाएं नीले में क्या आ गया भाई, अशुद्ध रक्त आ गया। आलिंद से, दाएं आलिंद से दाएं नीले में अशुद्ध रक्त आ गया, किस कपाट के द्वारा, इस कपाट के द्वारा। अब इस कपाट का नाम भी पूछा जाता है, तो इस कपाट का नाम भी हमें याद रखना है। पहले चीज तो ये जितनी भी शिराएं हैं ना, इन शिरा मतलब शिराओं चाहे धमनी, इन पे भी कपाट होते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इन तीनों शिराओं पे कौन कौन से कपाट है ना। पहले उन तीनों शिराओं के कपाट की बात कर लेते हैं, उसके बाद में ही हम जो है इस वाले कपाट के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये जो अग्र महाशिरा है, जिसे हम कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, क्या कहते हैं, सुपेरियर वेना कावा, इस अग्र महाशिरा के स्टार्टिंग भाग पर भी कपाट होता है। और कपाट या वॉल्व का मेन काम क्या है, इनका काम क्या होता है भाई, इनका काम होता है कि मतलब जैसे वन साइडेड वन वे पथ का काम करते हैं ये। वन वे पथ समझ गए होंगे आप, कि जैसे कि इस शिरा से जो रक्त दाएं आलिंद में आएगा, तो इस शिरा से रक्त को दाएं आलिंद में डालने का काम ही हो सकता है। मतलब वो रक्त वापस इस शिरा के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वॉल्व है, एक कपाट है। जैसे ही रक्त इस नलिका से इस दाएं आलिंद में आ जाएगा, वो कपाट बंद हो जाएगा, तो यानी कि वापस रक्त रिवर्स नहीं जा सकता। तो ये कपाट कहाँ पे भी हो, चाहे शिराओं में हो, चाहे धमनी में हो, या दाएं आलिंद दाएं नीले के बीच में हो, ये एक तरीके से वन वे पथ का काम करते हैं। क्या करते हैं, वन वे पथ का काम करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो अब अग्र महाशिरा है ना, तो अग्र महाशिरा के स्टार्टिंग भाग में कौन सा कपाट पाया जाता है, तो वो कपाट, उसका नाम पूछा जा सकता है। उस कपाट का नाम है हेवर्शियन कपाट। क्या नाम है भाई, हेवर्शियन कपाट, ठीक है। हेवर्शियन कपाट बोल दो, और इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, हेवर्शियन, हेवर्शियन वॉल्व। क्या कहेंगे भाई, हेवर्शियन वॉल्व, ठीक है। तो अग्रमाशिरा पर हेवर्शियन वॉल्व पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमाशिरा। पश्चिमाशिरा जिसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इस इंफीरियर वेना कावा पे कौन सा कपाट पाया जाएगा, तो यहाँ पर पाया जाएगा यूस्टेनियन कपाट। कौन सा कपाट भाई, यूस्टेनियन कपाट, यूस्टेनियन कपाट, या इसको हम कह सकते हैं यूस्टेनियन वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे यूस्टेनियन कपाट या यूस्टेनियन वॉल्व पाया जाएगा। अब बात करें कोरोनरी साइनस, ये वाली जो शिरा है कोरोनरी साइनस, जो कि हाँ देखो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि आलिंदों की दीवारों से या हृदय की दीवारों से, हृदय की भित्तियों से अशुद्ध रक्त लाने वाली शिरा कौन सी है, तो वो है कोरोनरी साइनस। कौन सी है भाई, कोरोनरी साइनस। और अंगों से सर्वाधिक मात्रा में रक्त को लाने वाली शिरा कौन सी है, तो वो है अग्रमाशिरा। कौन सी है भाई, अग्रमाशिरा। सर्वाधिक रक्त, अशुद्ध रक्त तो अग्रमाशिरा के द्वारा ही आता है, और कुछ मात्रा में पश्चिमाशिरा से भी आता है, लेकिन हृदय की भित्तियों से लाने वाली कौन सी है, कोरोनरी साइनस। तो ये जो कोरोनरी साइनस है, इस शिरा के ऊपर भी एक वॉल्व पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, जिसे हम कहेंगे कोरोनरी वॉल्व या कोरोनरी कपाट। क्या कहेंगे भाई, कोरोनरी वॉल्व या कोरोनरी कपाट कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात। चलो, इसको थिबेशियन वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कोरोनरी कपाट को थिबेशियन वॉल्व भी कहा जाता है। थिबेशियन वॉल्व, थिबेशियन कपाट या थिबेशियन वॉल्व भी कहते हैं। कोरोनरी कपाट के दो या थिबेशियन कपाट के दो, बात एक ही है, ठीक है। चलो, अब आगे देखो, ये जो है कि हमने कहा कि इस दाएं आलिंद से अब रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है, दाएं नीले में जा रहा है। तो दाएं आलिंद से, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में भी एक कपाट पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं त्रिवलनीय कपाट। क्या कहते हैं भाई, त्रिवलनीय कपाट, या इसे हम कहेंगे ट्राइकैप्सिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस त्रिवलनीय कपाट के माध्यम से ही रक्त कहाँ आया है, दाएं नीले में आया है। कहाँ आया, दाएं नीले में। चलिए अब देखो,
इस दाएं नीले के यहाँ पे, इस दाएं नीले के यहाँ पर एक धमनी होती है ना, दाएं नीले से एक धमनी जुड़ी होती है। यहाँ देख लो, यहाँ बता देती हूँ कि ये जो दाया आलिन, ये तो हो गई अपनी सुपेरियर वेना कावा, ये अशुद्ध रक्त को लेके आई है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये त्रिवलनीय कपाट है, 1 2 और इसके पीछे भी एक और कपाट है ना, ये त्रिवलनीय कपाट हो गया, ट्राइकस्पिड वोल्व हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई भाई, प्लमनरी वोल्व, इसको छोड़ो अभी, है ना, इसको देखो यहाँ से। अब यहाँ से इस दाएं नीले से, दाएं नीले से ये एक धमनी है, ये एक धमनी जुड़ी हुई है दाएं नीले से। ये दाएं नीले से ये धमनी कौन सी है भाई, ये है फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी। तो देखो ये फुफ्फुसीय धमनी है ना, ये फुफ्फुसीय धमनी क्या करेगी, इस अशुद्ध रक्त को, इस अशुद्ध रक्त को इस दाएं नीले से कहाँ लेके जाएगी, फेफड़ों के पास लेके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस दाएं नीले से ये रक्त चढ़ेगा किसमें, इस फुफ्फुसीय धमनी में, और ये फुफ्फुसीय धमनी क्या करेगी, फेफड़ों के पास जो है इस अशुद्ध रक्त को लेके जाएगी, ताकि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन निकले वो इस रक्त में मिल जाए और रक्त का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, रक्त शुद्ध हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ही बना रही हूँ मैं वो नलिका। तो यहाँ पर जो नलिका मैं बना रही हूँ, मैंने कहा कि धमनी को मैं रेड कलर से बनाऊंगी, रेड कलर से बनाऊँ तो समझ जाना कि ये धमनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बना देते हैं, ये लो ये धमनी, ठीक है। ये जो धमनी है ये रेड कलर की है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, फुफ्फुसीय धमनी है, तो इसमें हम जो है रक्त कैसा दिखाएंगे, अशुद्ध रक्त दिखाएंगे, यानी ये ब्लू कलर का रक्त दिखाएंगे। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त हो गया। और अशुद्ध रक्त कैसा होता है भाई, CO2 युक्त होता है, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये आपकी कौन सी धमनी थी, ये आपकी थी कौन सी धमनी, ये है आपकी फुफ्फुसीय धमनी, या जिसे कहते हैं प्लमनरी वॉल्स, प्लमनरी आर्टरीज, ठीक है। उसी उसी धमनी, ये धमनी या प्लमनरी वॉल, प्लमनरी, प्लमनरी आर्टरीज, प्लमनरी आर्टरी, ठीक है, प्लमनरी आर्टरी होगी। चलिए अब देखो कि भाई इस त्रिवलनीय कपाट से रक्त आया किसके अंदर, दाएं नीले में। अब इस दाएं नीले से रक्त किस में चढ़ेगा, इस के धमनी में, जो कि क्या है, एक अपवाद है, क्योंकि हमेशा धमनियां शुद्ध रक्त लाती है, लेकिन ये फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त लेके जाएगी दाएं नीले से, और कहाँ छोड़ेगी, फेफड़ों के पास में। अब एक चीज ध्यान रखना, इस धमनी पे भी कपाट होगा, मैंने कहा ना कि जितनी भी नलिकाएं उन पे कपाट है, शिराओं के कपाट, तीनों शिराओं के कपाट हमने देख लिए। अब देखो इस धमनी पे भी एक कपाट पाया जाएगा, और उस कपाट का नाम क्या है ना, ये जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी थी, उसे धमनी पर भी एक कपाट होगा, है ना भाई। शिराओं पे कपाट हो गया ना, ठीक है, नहीं हाँ धमनी पे कोई कपाट नहीं होगा। चले आगे, चलो आगे, चलो अब देखो आगे बढ़े तो है ना, अर्ध, हाँ फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। हाँ एक चीज याद रखिए भाई, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा, इन पे भी कपाट पाए जाते हैं, जो कि अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो यहाँ पर ये इस फुफ्फुसीय धमनी पर एक अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाएगा, है ना, जिसको हम सेमी लूनर वॉल्व भी कहते हैं। कहाँ लिखेंगे आप, यहाँ लिख लो, जहाँ पे आपने ये फुफ्फुसीय धमनी लिखी है वही उसके पास में लिख लो कि यहाँ पर अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट, चलो नोट डाल के अगली स्लाइड पे लिखवाएंगे ना, याद दिला देना मुझे, ठीक है। चलो तो अब देखो ये धमनी कहाँ लेके गई, फेफड़ों के पास। भाई यहाँ से ये रक्त को कहाँ लेके गई, फेफड़ों के पास में। एक थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा इसी तरीके से कर लेती हूँ। ये रक्त कहाँ पहुंच गया, फेफड़ों के पास में, कहाँ पहुंच गया, फेफड़ों में। अब फेफड़ों की कोशिकाओं से इस रक्त के अंदर क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। फेफड़ों की कोशिकाओं से इस रक्त में क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब जब ऑक्सीजन मिल गई तो ये रक्त कैसा हो गया भाई, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त तो रेड कलर का हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें क्या है भाई, उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो रेड कलर का है, रेड कलर का है तो इसका मतलब ये शुद्ध रक्त है, ठीक है। अब ये देखो ये फेफड़ों के पास में इन नलिकाओं में शुद्ध रक्त। अब इस शुद्ध रक्त को, इस शुद्ध रक्त को, हाँ तो फिर चलो अपन इधर भी तो लिखते जाते हैं, दाएं आलिन से, दाएं आलिन से रक्त कहाँ पहुंचा भाई, दाएं आलिन से रक्त पहुंचा दाएं नीले में। कहाँ पहुंच गया भाई, दाया नीले में पहुंच गया। और दाया नीले से, दाया नीले से रक्त किसके कहाँ गया, दाया नीले से रक्त गया फुफ्फुसीय धमनी में। कहाँ गया भाई, फुफ्फुसीय धमनी में, ठीक है। चलो अब ये जो फुफ्फुसीय धमनी है, इस फुफ्फुसीय धमनी से रक्त कहाँ गया, फेफड़ों में। रक्त कहाँ गया, फेफड़ों तक गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक ये मैंने पूरा ब्लू कलर से लिखा है, इसको पूरा ब्लू कलर से लिखने का कारण क्या, कि भाई ये सारा क्या है, अशुद्ध रक्त है। इधर देखो दाएं भाग में मैंने सारा ही क्या ब्लू कलर से मेंशन किया है, इसका मतलब इधर पूरे दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। अब फेफड़ों से, फेफड़ों से जब रक्त शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी उस रक्त के अंदर, और फिर यहाँ पर रक्त कैसा हो जाएगा भाई, ये रक्त हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त, यानी कि शुद्ध रक्त हो जाएगा। अब शुद्ध रक्त को फेफड़ों से, शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाएं आलिंद में कौन लेके आती है, बाएं आलिंद में लेके आती है फुफ्फुसीय शिरा। कौन लेके आती है भाई, फुफ्फुसीय शिरा। देखो मैं इनको रेड कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको याद है कि फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त आता है, शुद्ध रक्त आता है। अब फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा
तो पहले हम यहाँ पे एक फुफ्फुसी शीरा बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी मैं ब्लू से बनाऊँ तो समझ जाना कि शीरा है, लेकिन ये है तो शीरा, लेकिन इसके अंदर ये अपवाद है, क्योंकि इसके अंदर होगा क्या, रक्त होगा ब्लू रेड कलर का, रेड कलर यानी शुद्ध रक्त का, ठीक है। यहाँ लिखो फुफ्फुसी शीरा। ये कौन सी शीरा हो गई भाई, ये हो गई आपकी फुफ्फुसी शीरा। अब ये फुफ्फुसी शीरा या प्लमनरी वेन कह दो इसको, ठीक है। ये शुद्ध रक्त को कहाँ लेके आ रही है, बाएं भाग में, बाएं भाग में लेके आ गई। अब बाएं भाग में और बाएं नीले में, बाएं भाग में और बाएं नीले में भी एक कपाट पाया जाता है, जिसे कहते हैं द्विवल्नी कपाट। क्या कहते हैं भाई, द्विवल्नीय कपाट, या जिसे कहते हैं डाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहेंगे भाई, डाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, डाइकस्पिड वॉल्व, ये हो गया। चलिए, अब रक्त बाएं आलिन से कहाँ चला गया, बाएं नीले में, बाएं नीले में आ गया। अब बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा, किसके द्वारा भाई, महाधमनी के द्वारा। देखो यहाँ पे ये आपकी जो प्लमनरी वेन है, ये प्लमनरी वेन क्या कर रही है, इन फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेके आ रही है, और शुद्ध रक्त को लाके किस में डाल रही है भाई, इस बाएं आलिंद में डाल रही है। इस बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है द्विवल्नी कपाट। अब ये द्विवल्नी कपाट के माध्यम से ये रक्त कहाँ पहुंच गया, बाएं नीले में। इस बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा, ये देखो ये जो एस की आकृति की दिखाई दे रही है ना, ये महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ये शुद्ध रक्त जो है भेजा जाता है। महाधमनी जिसे ओटा भी कहते हैं, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाएगा। तो ये लो महाधमनी बना दी और शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है, ये है ओटा। तो एओटा भी कहते हैं, महाधमनी भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ध्यान से समझना क्या क्या चीजें। हृदय के दाहिने भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, हृदय के बाइने भाग में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में क्या बोलते हैं, हृदय के दाहिने भाग में जो है दाएं आलिंद में रक्त को लेके आती है अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और कोरोनरी साइनस, ठीक है, ये लेके आती है। और दाएं नीले से हृदय, चलो इसको अपन एक ग्राफ से समझेंगे। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये आपको सारे कपाट समझ में आ गए होंगे। बाएं भाग में रेड रक्त होता है, ये अपने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक मतलब ग्राफ के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त, शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को लेके कौन आती है, शिरा लाती है। शिरा कौन कौन सी भाई, अग्र महाशिरा, ठीक है, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, और यहाँ बात कर लेते हैं हम कौन सी, ये कोरोनरी साइनस, ठीक। इनके द्वारा अशुद्ध रक्त को कहाँ लाया जाता है, इनके द्वारा अशुद्ध रक्त को लाया जाता है दाया आलिंद में। कहाँ लाया जाता है, दाया आलिंद में। दाया आलिंद से रक्त कहाँ पहुँचेगा, दाएं नीले में पहुँचेगा। दाएं नीले से रक्त को कौन लेके जाएगी, रक्त को लेके जाएगी फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी धमनी भाई, फुफ्फुसीय धमनी लेके जाएगी। फुफ्फुसीय धमनी इस रक्त को कहाँ लेके जाएगी, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाएगी। कहाँ तक लेके जाएगी, फेफड़ों तक लेके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया वो अशुद्ध रक्त था, यानी CO2 युक्त अशुद्ध रक्त था, CO2 अशुद्ध रक्त, और मैंने इसको लिखा भी ब्लू कलर से ही है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, फेफड़ों से निकली ऑक्सीजन जब रक्त में मिल जाएगी तो शुद्ध रक्त का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, शुद्ध रक्त का निर्माण होगा जो ऑक्सीजन युक्त होगा, ठीक है। इस शुद्ध रक्त को फेफड़ों से वापस बाएं नीले में लेके कौन सी आएगी भाई, फुफ्फुसीय शिरा। कौन सी शिरा भाई, फुफ्फुसीय शिरा जो है, प्लमनरी वेन जो है, इस शुद्ध रक्त को लेके जाएगी कहाँ पर, बाएं आलिंद में। कहाँ लेके जाएगी, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, बाया नीले में। कहाँ जाएगा भाई, बाया नीले में जाएगा। बाया नीले से कौन सी धमनी, बाया नीले से महाधमनी। कौन सी धमनी, महाधमनी इस रक्त को शरीर के वापस विभिन्न अंगों तक पहुंचा देगी, ठीक है। ऑक्सीजन, ये शुद्ध रक्त शरीर, ये जो पूरा परिवहन हुआ, यही क्या है, परिसंचरण तंत्र। यही क्या है भाई, परिसंचरण तंत्र। आपको कपाट के बारे में ध्यान रखना है, कपाट मैंने सारे अच्छे से पहले ही बता दिए। यहाँ नोट डाल के लिख लो, जो आप पहले कह रही थी कि भाई भूल गए हैं, लिख लेते। फुफ्फुसीय शिरा वे फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा वे फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा वे फुफ्फुसीय धमनी में अर्धचंद्राकार
अर्धचंद्राकार यानी सेमी लूनर, अर्धचंद्राकार यानी कि सेमी लूनर कपाट या सेमी लूनर वॉल्व पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, तो सारे कपाट के नाम याद रखना। चलो अब ये तो आपने क्या करा, सब सीख लिया कैसे रक्त शरीर के अंदर आया। और देखो 2 बार रक्त आ रहा है ना, हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है, एक बार अशुद्ध रक्त आ रहा है, एक बार शुद्ध रक्त आ रहा है ना, तो इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो मानव शरीर में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र के साथ साथ दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेते हैं अपन कि मानव शरीर के हृदय में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र प्लस कौन सा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र। कौन सा भाई, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हो गया ये। चलो आगे बढ़े। अब आगे देखो, आगे अब अपन क्या देखेंगे कि हृदय धड़कन कैसे उत्पन्न होती है। अब हृदय धड़कन पे बात करेगी, रक्त कैसे आया, कौन लेके आया, कौन अशुद्ध ला रहा है, कौन शुद्ध ला रहा है, कौन कैसे पहुंचा रहा है, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हृदय धड़कन कैसे उत्पन्न होती है। तो देखो अब हृदय धड़कन की बात करें तो सबसे पहली चीज तो हमारे शरीर में हृदय धड़कन को नियंत्रित रखने का केंद्र जो है मस्तिष्क में कहाँ होता है। हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा और तंत्रिका तंत्र में हमने पढ़ा था कि अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण। भाई अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी, इनवॉलंटरीज एक्शंस कौन सी होती है जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। भाई हृदय धड़कन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कहे कि हृदय को कहे कि भाई तू 70 बार ही धड़क तो वो धड़केगा नहीं, हम कह रहे हैं कि तू 75 बार धड़क तो वो ऐसा धड़केगा नहीं। ठीक है ना, तो इसका कंट्रोल ही हमारे पास नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं जिनका नियंत्रण हम स्वयं नहीं कर पाते वो होती है अनैच्छिक क्रियाएं, उनको कहते हैं इनवॉलंटरी रिएक्शन। इन इनवॉलंटरी रिएक्शन का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो मानव मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र के पास होता है। ठीक है, अब तंत्रिका तंत्र में भी कौन सा भाग, भाई अपन ने सब कुछ पढ़े ना, प्रे मस्तिष्क पढ़े, सेरेब्रम पढ़ा, सेरिबैलम पढ़ा, तो ये मस्तिष्क के किस भाग में हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र होता है, तो हम कहेंगे कार्डियक सेंटर। क्या कहेंगे भाई, कार्डियक सेंटर। तो मानव शरीर के अंदर जो है कार्डियक सेंटर होता है मेडुला ओब्लागेंटा में। कहाँ होता है, मेडुला ओब्लागेंटा में। तो देखो ये आपके मानव मस्तिष्क है, भाई मान लो जैसे पूरा तो बनना है नहीं, ये मानव मस्तिष्क है। इस मानव मस्तिष्क के मेडुला ओब्लागेंटा भाग में, कहाँ पर भाई, मेडुला ओब्लागेंटा, मेडुला ओब्लागेंटा भाग में क्या होते हैं, कार्डियक सेंटर होते हैं। कार्डियक सेंटर यानी हृदय धड़ को नियंत्रित करने वाला केंद्र जो है वो किसके पास है भाई, मेडुला ओब्लागेंटा के पास है। अब ये मेडुला ओब्लागेंटा क्या करता है, इस मेडुला ओब्लागेंटा से कुछ तंत्रिकाएं निकली होती है, इस मेडुला ओब्लागेंटा से कुछ तंत्रिकाएं निकली होती है। ये तंत्रिकाएं क्या करती है, ये तंत्रिकाएं सूचनाएं भेजती है। ये तंत्रिकाएं सूचनाएं कहाँ भेजेगी, ये तंत्रिकाएं सूचना भेजती है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में सूचना भेजती है, तो दाएं आलिंद में सूचना कहाँ पहुंचेगी, इन तंत्रिकाओं के द्वारा। कहाँ से, किससे जुड़ी हुई है भाई, मेडुला ओब्लागेंटा से जुड़ी हुई है। इस मेडुला ओब्लागेंटा से ये जो तंत्रिकाएं निकल रही है ये सूचनाएं भेजती है दाएं आलिंद में। एक गठान के जैसा होता है, एक गांठ जैसी संरचना होती है, हम कहते हैं ऐसे नोड। क्या कहते हैं, ऐसे नोड। ये बिल्कुल अग्र महाशिरा जो पढ़ी थी ना अपन ने पहले कि सबसे ज्यादा अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से कलेक्ट करके दाएं आलिंद में लाने का काम ही किसका है, अग्र महाशिरा का। तो अग्र महाशिरा के बिल्कुल टॉप वाले हिस्से के पास में होता है ये एक छोटा सा गठान जैसी संरचना जिसे हम कहते हैं एस ए नोड। क्या कहते हैं भाई, एस ए नोड, है ना। एस ए नोड का मतलब ये हो गया, इसको कहते हैं सीनो एट्रियल नोड। क्या कहेंगे भाई, कहेंगे सीनो एट्रियल ओके, सीनो क्या लिखना था भाई, भूल गए, हो जाता है कभी कभी। क्या लिखना था हमें, सीनो एट्रियल नोड। ठीक है, तो सीनो एट्रियल नोड यानी इसको कहते हैं शिरा आलिंद पर्व। क्या कहते हैं, शिरा आलिंद पर्व। देखो इसे शिरा आलिंद पर्व क्यों कहेंगे, पहले तो वो समझो भाई। आलिंद में स्थित है, दाएं आलिंद में स्थित है इसलिए आलिंद हो गया, और अग्र महाशिरा के बिल्कुल टॉप वाले हिस्से के पास में स्थित होती है इसलिए इसको शिरा आलिंद पर्व कहते हैं। इसे शिरा आलिंद पर्व कहते हैं, इसे सीनो एट्रियल नोड कहते हैं। अब इन तंत्रिकाओं के द्वारा, है ना, मेडुला ओब्लागेंटा से जो ये तंत्रिकाएं निकली है, ये तंत्रिकाएं सूचनाएं भेजती है इस नोड को कि आप हृदय धड़कन की उत्पत्ति करो। किसकी उत्पत्ति करो, हृदय धड़कन की उत्पत्ति करो। मतलब इस मेडुला ओब्लागेंटा से इन तंत्रिकाओं के माध्यम से इस नोड को क्या मैसेज मिला, हृदय धड़कन को उत्पन्न करना। अब हृदय धड़कन उत्पन्न होगी कैसे भाई, हृदय धड़कन है क्या हमारी, एक बार
जब आलिंदों में रक्त आता है तो आलिंदों का प्रसार होता है, फिर आलिंदों से रक्त जैसे ही नीले में जाता है तो आलिंद संकुचित हो जाते हैं, और नीलों से जब रक्त अंगों की तरफ चला जाता है तो नीले भी संकुचित हो जाते हैं। तो एक बार रक्त को लेके आना हृदय में, तब तो हृदय का क्या होगा, प्रसार, और हृदय से जब रक्त निकलेगा तो क्या होगा, संकुचन होगा। तो ये संकुचन और प्रसार ही क्या है, हृदय की धड़कन। ये संकुचन और प्रसार ही क्या है, आपके हृदय की धड़कन। यानी आपका जो शरीर है, इस शरीर में जो ये हृदय है, 72 बार तो संकुचित होगा और 72 बार ही प्रसारित होगा। यानी आपकी हृदय की धड़कन क्या हो गई, 72 बार प्रति मिनट। क्या हो गई, 72 बार प्रति मिनट। तो ये हृदय धड़कन उत्पन्न करनी है, इसका मैसेज मेडुला ऑब्लागेंटा इन तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ भेजता है, दाएं आलिंद में स्थित सीनो एट्रियल नोड को भेजता है, सीनो एट्रियल नोड को। इसका कार्य क्या हो गया, इसका कार्य हो गया हृदय धड़कन की उत्पत्ति करना। इसका कार्य क्या है भाई, हृदय धड़कन की उत्पत्ति करना। ठीक है, अब ये हृदय धड़कन की उत्पत्ति करता है ना, तो इसे इस सीनोएटियल नोड को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हृदय का भी हृदय। इसको क्या कहा जाता है भाई, हृदय का भी हृदय। कौन है, सीनोएटियल नोड, यानी कि एसए नोड। इसको शॉर्ट में कहते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं, एसए नोड। ठीक है, तो ऐसे नोड हो गया। अब ये हृदय धड़कन की उत्पत्ति कर रहा है ना, यानी कि क्या कर रहा है भाई, धड़कन बना रहा है ना, तो एक तरीके से ये पेस मेकर का काम कर रहा है भाई। ये पेस मेकर कर रहा है ना, पेस मेकर हो गया ना भाई, हृदय धड़कन बना रहा है तो ये क्या हो गया, पेस मेकर। पेस मेकर समझ रहे हैं आप, मतलब पेस मेकर इसको इसलिए कहेंगे कि भाई जब हृदय धड़कन उत्पन्न होगी तो पल्स चलेगी ना, व्यक्ति की पल्स चलती है ना, पल्स उत्पन्न होती है, तो पल्स के आधार पे इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर। क्या कहेंगे भाई, पेस मेकर। ठीक है, चलो अब देखो इसी नोड, ये तो हो गया आपका एस ए नोड, यानी जिसे सीनोएट्रियल नोड कहते हैं। अग्र शिरा के अग्र इस भाग पे थोड़ा करीब स्थित होता है, इसलिए शिरा। आलिंद में स्थित होता है आलिंद, इसलिए शिरा आलिंद पर्व। ठीक है, अब इसी के अलावा एक और नोड होता है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर दाएं आलिंद और दाएं नीले के, जहाँ पे दाया आलिंद और दाया नीला बिल्कुल पास में होते हैं, वहां नीचे की ओर यहाँ एक और पर्व होता है। ठीक है, अब इसको कहते हैं एवी नोड। इसको क्या कहेंगे भाई, एवी नोड। एवी नोड का मतलब क्या है, इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड। क्या कहेंगे भाई, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। एट्रियो वेंट्रिकल नोड कह दो, या इसको हिंदी में कहेंगे आलिंद नीले पर्व। क्योंकि देखो कहाँ पर है ये, दाएं आलिंद वे दाएं नीले के, जहां दाया आलिंद दाएं नीले आपस में मिल रहे हैं उसके बिल्कुल पास में होता है, इसलिए इसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड या आलिंद नीले पर्व। ठीक है, इसको बोल दिया। अब देखो इसका काम क्या है, जैसे ही हृदय की धड़कन की उत्पत्ति यहाँ से होगी, रेट से ही सही लग रहा था वो, जैसे हृदय धड़कन की उत्पत्ति यहाँ से होगी, फिर वो हृदय धड़कन उत्पन्न होने के बाद में इसके अंदर भी कुछ तंत्रिकाएं पाई जाती है। वो तंत्रिकाएं इस हृदय धड़कन को कहाँ लेके आएगी, यहाँ पर कौन से पर्व के पास में, एवी नोड के पास में। इसके पास में, एवी नोड के पास में। अब ये क्या करेगा, लगातार आपकी हृदय की धड़कन को बनाए रखेगा। ये तो क्या कर रही है भाई, हृदय धड़कन की उत्पत्ति कर रही है, लेकिन उस हृदय धड़कन को लयबद्धता बनाए रखना, एक बार संकुचन एक बार प्रसारण, तो उस हृदय धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखने का कार्य किसका है, बस इस एवी नोड का। तो इसको हम कहते हैं पेस सेटर। क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं पेस सेटर। तो ये क्या हो गया भाई आपके, सबसे पहले तो इसका कार्य लिखेंगे हम। इसका कार्य क्या है, हृदय धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखना। अब ये देखो, ये हृदय धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पेस सेटर। क्या कहलाएगा भाई, पेस सेटर। तो हमारे हृदय के अंदर एक पेस मेकर होता है और एक पेस सेटर होता है। पेस मेकर का काम हृदय धड़कन की उत्पत्ति है, जो कि ऐसे नोड यानी कि शिरा आलिंद पर्व द्वारा किया जाता है, और हृदय की धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखने का काम पेस सेटर के द्वारा किया जाता है, जो कि क्या है भाई, एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकल नोड है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब देखो, ये हृदय धड़कन की लयबद्धता तो बनाए रखी, लेकिन अब ये हृदय धड़कन की लयबद्धता का जो क्रम है, मतलब वो लगातार चलता रहे, तो नीलों में ये हृदय धड़कन की लयबद्धता कैसे पहुंचेगी। तो देखो, इस एवी नोड से कुछ और तंत्रिकाएं निकली होती है, कुछ पतली पतली और तंत्रिकाएं निकली होती है, या हम कह सकते हैं कुछ पतली पतली जो है, आप इसको क्या कह सकते हो कि फाइबर तंतु जो होते हैं ना, तो रेशे जैसे कुछ रेशे निकले हुए होते हैं इस एवी नोड से। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो पतली धागेनुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं हिंज के बंडल। क्या कहते हैं भाई, इनको कहेंगे हिंज के बंडल है। तो ये क्या करेंगे, आलिंद से हृदय धड़कन के वो जो है क्या बोलते हैं उनको, अब क्या बोल सकते हैं भाई, संकेत बोलते हैं,
को जो है नीले के अंदर लेके आने का काम करते हैं। फिर नीले की दीवारों में ये संकेत पहुंचते हैं कैसे, इन हिंज के बंडल पे भी छोटे छोटे फाइबर तंतु होते हैं, रेशे जैसी समान संरचनाएं होती है। ये संरचनाएं कहलाती है पुरकिंजे के तंतु। क्या कहलाते हैं भाई? पुरकिंजे के तंतु। ये छोटी छोटी है ना, हिंज के बंडल पे भी कुछ रेशेदार संरचनाएं होती है, इसे कहते हैं पुरकिंजे तंतु। ये अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन बनता है कि आलिंद से हृदय धड़कन के संकेत नीलों तक कैसे पहुंचते हैं। तो नीले या नीले की दीवारों तक कैसे पहुंचते हैं, तो वो पहुंचते हैं हिंज के बंडल या पुरकिंजे तंतु के द्वारा, हिंज के बंडल या पुरकिंजे तंतु के द्वारा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका भाई पेस मेकर क्या है, पेस सेटर क्या है, कैसे हृदय धड़कन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। आप ये जरूर याद रखना, मेडुला एब्लोगेंटा का कार्य क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रित करना, और हृदय धड़कन एक क्या है भाई, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो हृदय धड़कन की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब कुछ अपन ने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखेंगे कि कभी कभार ऐसी स्थिति भी होती है जब हमारी हृदय की धड़कन जो है बढ़ जाती है। जैसे कि कभी बीपी हाई हो जाती है तो उस समय हृदय धड़कन बढ़ जाती है। तो हृदय धड़कन बढ़ने का कारण क्या है ना, उस क्या कहेंगे, और हृदय धड़कन कम होगी यानी असामान्य गति से, मतलब असामान्य रूप से अगर तेज धड़कन हो जाती तो वो क्या कहलाती है, असामान्य रूप से अगर हृदय धड़कन धीमी हो जाती तो वो क्या कहलाती है, वो सब। चलो तो यहाँ पर कुछ एक चीज है, कुछ एक पॉइंट है जो अपन यहाँ पे नोटिस कर लेंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल के आप क्या लिखेंगे कि हृदय धड़कन का नियमन, हृदय धड़कन का नियमन कि भाई लगातार संकुचन प्रसारण होता रहता है और हृदय धड़कन बनती रहती है। ठीक है ना, तो हृदय धड़कन का नियमन, हृदय धड़कन का नियमन कौन करता है या कहाँ पर होता है, तो भाई मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क में भी कौन करेगा, मस्तिष्क में भी मेडुला ओब्लागेंटा करता है। यानी हमारे कार्डिक सेंटर कहाँ होते हैं भाई, मेडुला ओब्लागेंटा में होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क करता है, मेडुला ओब्लागेंटा करता है। साथ ही साथ आप लिख सकते हो कि भाई हृदय धड़कन का नियमन किसके द्वारा हो रहा है भाई, तंत्रिका तंत्र के द्वारा हो रहा है, क्योंकि मेडुला ओब्लागेंटा हमने तंत्रिका तंत्र में ही पढ़ा है ना, मस्तिष्क का हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र में पढ़ा है। तो हमारे हृदय धड़कन का नियमन तंत्रिका तंत्र करता है। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स जो है वो हृदय धड़कन का नियमन करते हैं। कैसे, जैसे मैं बात करूं एड्रीनेलिन हार्मोन है ना। अब हार्मोन्स की बात करते हैं, कुछ हार्मोन्स भी हमारे हृदय धड़कन को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन्स की बात करूं तो एक होता है एड्रीनेलिन हार्मोन। ये जो एड्रीनेलिन हार्मोन होता है ना, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा है तंत्रिका तंत्र में कि जब आपातकालीन परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। यानी जैसे कोई भयानक सी वस्तु हमने सामने देख ली तो उसको देख के हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उस समय हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है ना। तो भाई हृदय धड़कन एकदम से तेज हो गई है ना, तो हृदय धड़कन का नियंत्रण कुछ हार्मोन्स के पास भी है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन। जो एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है, आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय की गति को बढ़ाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय की गति को क्या करता है भाई, बढ़ाता है। ठीक है, हृदय गति बढ़ जाती है। दूसरा देखो नोर एड्रेनालिन हार्मोन, नोर एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन हार्मोन की अगर हम बात करें, ये नोर एड्रेनालिन हार्मोन क्या करेंगे भाई, ये हमारी सामान्य परिस्थितियों में हृदय गति को बढ़ा देंगे है ना। तो सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में हृदय गति को बढ़ा देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हृदय बढ़ा, ठीक है। ये हो गया किसका काम भाई, ये आपके काम हो गया किसका, नोर एड्रेनालिन हार्मोन का। इसके अलावा मैं बात करूँ थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, थायराइड ग्रंथि से जो रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये भी क्या करेगा, ये भी हमारे हृदय धड़कन को जो क्या है, क्या कर देगा, हृदय धड़कन की को बढ़ा देगा। लेकिन कब बढ़ाएगा, जब उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करेगा है ना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रेरित करके, यानी उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करके, उपापचयी क्रियाएं या जिन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म एक्शन को प्रेरित करके, को प्रेरित करके हृदय धड़कन बढ़ाता है। प्रेरित करके हृदय धड़कन, हृदय धड़कन बढ़ाता है। ठीक है,
अब उसके अलावा मैं बात करूं कि भाई ये तो हार्मोन्स हो गए ना। अब देखो हृदय धड़कन का असामान्य रूप से बढ़ जाना वो क्या कहलाएगा भाई? सामान्य हमारी हृदय दर क्या होती है? अगर बात करें सामान्य हृदय दर की, सामान्य हृदय दर होती है 72 बार प्रति मिनट, है ना। तो सामान्य हृदय दर, सामान्य हृदय दर होती है 72 बार, 72 बार प्रति मिनट, है ना। 72 धड़कन प्रति मिनट लिखेंगे हम यहाँ पे, 72 धड़कन प्रति, ठीक है। अब जब ये 72 बार से ज्यादा हो जाए, है ना, तो असामान्य रूप से, असामान्य रूप से हृदय धड़कन का बढ़ना, असामान्य रूप से हृदय धड़कन का बढ़ना, ये कहलाएगा आपके क्या? टेकीकार्डिया। क्या कहलाएगा भाई? टेकीकार्डिया कहलाएगा। ये असामान्य रूप से हृदय धड़कन का बढ़ना यानी 72 से 75 हो जाए तो टेकीकार्डिया। और असामान्य रूप से, असामान्य से, असामान्य रूप से हृदय धड़कन का, असामान्य रूप से हृदय धड़कन का कम होना, असामान्य रूप से हृदय धड़कन का कम होना, ये कहलाता है, इसको हम कहेंगे बैक्रीकार्डिया। क्या कहेंगे भाई? ब्रेडिकार्डिया कह दो, बैक्रीकार्डिया कह दो, ब्रेडिकार्डिया या ट्रैक बैक्री ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया ही लिखो आप, ठीक है। चलो, तो ये हो गया भाई। यहाँ पर आज हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि कैसे नलिकाएं अशुद्ध रक्त को लाती है, शुद्ध रक्त को कैसे लेके जाती है, फिर हृदय धड़कन की उत्पत्ति कैसे होती है, पेस मेकर पेस सेटर क्या काम करते हैं, और साथ ही साथ में कि हृदय धड़कन किन किन की वजह से नियंत्रित होती है, वो सब कुछ आज अपने आज के सेशन। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद की चर्चा जो है हम अब अगले सेशन में करेंगे हृदय से संबंधित और कुछ लेके, या हम पढ़ेंगे अब रक्त या ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, रिविजन जरूर कीजिएगा और बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।